हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 18 पढ़ने वाले हैं, चुनौती हिमालय की। तो ये चैप्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने में काफ़ी हेल्प की थी। तो ये गए थे एक यात्रा पर, जो कि हिमालय की यात्रा थी। तो वहाँ जो जो भी हुआ ना, इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को रीड करना और समझना। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायान पहुंचे तो वहां के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। जवाहरलाल ने पूछा, कितनी दूर? 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, जब पहाड़ी इलाके होते हैं ना, उधर पास होते हैं, यानी एक तरीके से जो जोजिला पास था, एक रास्ता था जोजिला पास, ठीक है। तो एक जैसे स्टेशन आते हैं ना ट्रेन में, उसी तरीके से जोजिला पास एक स्टेशन की तरह आप मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, जोजिला पास आ चुका है ना, इस तरीके का। वो वहाँ जोजिला पास को से थोड़ा सा आगे चलकर जवाहरलाल थोड़ा रुक गए थे और उधर का एक नवयुवक कोली था, कोली नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया कि साहब सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। तो फिर उन्हें अमरनाथ जाने का मन था। तो फिर वो बोले, कुली बोले, लेकिन साहब रास्ता तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। फिर किशन, एक और आदमी है, उन्होंने किशन ने कुली की बात काटी और बोले, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। ऐसा किशन बोलने लगे। तो फिर जवाहरलाल ने पूछा, कितनी दूर है? तो फिर बताया गया कि वो 8 मील दूर है। तो फिर जवाहरलाल ने सोचा, अरे हाँ, ये तो बहुत पास, ये 8 मील ज़्यादा नहीं होते, लेकिन क्या होता है पहाड़ी में चलने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है 8 मील चलना। तो जवाहरलाल ने कहा, बस तब तो ज़रूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रशंसूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू और उनके भाई, चचेरे भाई, घूमने आए थे कश्मीर को। तो कश्मीर में उन्होंने जो जोजिला पास था, उससे आगे वो लद्दाखी इलाके में तो चले ही गए थे ना। तो अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति थी? अमरनाथ भी तो जा ही सकते हैं, अब तो थोड़ा ही 8 मील ही तो दूर है। तो जवाहरलाल ने सोचा और उनके भाई ने सोचा, चलो हम चलते हैं। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। तो फिर वो पूछते हैं जवाहरलाल नेहरू कि कौन कौन चलेगा हमारे साथ। जवाहरलाल ने ही जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, शाह मैं चलूँगा, भेड़े चलाने मेरी बेटी चली जाएगी। तो अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तो अब किशन ने बोला, शाह मैं चलूँगा। तो बस अब क्या था, सुबह हुई अगले दिन की और जवाहरलाल उठकर बाहर आ गए। आकाश में थोड़ी अंधेरा भी था, प्लस उजाला भी था, जैसे एकदम सुबह होने वाली होती है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, एकदम जब सुबह होने वाली होती है तब हल्का सा दिन सा निकल आता है, उस तरीके के था कि रात भी थी प्लस दिन भी था, थोड़ा सा हल्की हल्की धूप सी भी आ रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। और ये जो चट्टानी इलाके होते हैं, यानी जो कश्मीर के आसपास के जो इलाके होते हैं ठंड भरे, ये बहुत ही ठंडे ठंडे होते हैं और इनमें वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, यानी पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं ऐसी जगहों पर। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। तो ऐसा लग रहा था जैसे एकदम पहली किरण आई ना धूप की, तो ऐसा लगा कि जो बर्फ़ है, जो ये आइस पड़ी हुई है चारों तरफ, जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, वो सब एकदम फीके से चमक उठे थे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते थे कि मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। तो जो ग्लेशियर होते हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो स्वागत कर रहे हैं यात्रा के लिए। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। इतनी ठंड थी, क्योंकि वहाँ के इलाकों में तो मेनली बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो इतनी ठंड थी कि हड्डियाँ तक ठंडी पड़ गई थी, हड्डियाँ तक ठंडक पहुंचा रही थी ये ठंड। जवाहरलाल ने हथेलियाँ आपस में रगड़कर गर्म की और कमरे में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। चुनौती एक टाइप का, जैसे जवाहरलाल ने तो ठान ही ली थी कि हमें उधर जाना ही जाना है, तो उनके लिए एक चुनौती सी बन गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो हिमालय है वो चुनौती दे रही है, अपना पूरा एकदम बड़ा विशाल हिमालय हमें चुनौती दे रहा है कि हम जाएं उधर।
हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला, यहाँ तो हमने पढ़ लिया। जवाहरलाल इस चुनौती को कैसे ना स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। तो अब कौन कौन चल रहे थे यात्रा पे? भाई उस जो जवाहरलाल थे उनके चचेरे भाई थे, किशन था और कुली थे। ये चारों के चारों निकल पड़े थे यात्रा के लिए रस्सी के साथ जुड़े हुए। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो है, 8 मील ही तो पार करना है। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे, यानी फिर सारे लोग चढ़ने लगे चढ़ाई। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत तो नहीं होती, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दुभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। तो यही बताया गया है कि वैसे तो 8 मील चलने में तो उतने पैदल दूर नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उधर तो एक कदम चलने में भी काफ़ी ज़्यादा डर सा लगता है। एकदम बर्फ़ जमी होती है, कभी पैर घुस जाया करता, तो कभी फिसलन भी शायद हो सकती है। पहाड़ी इलाकों पर ज़्यादा ही होती है वैसे तो एक एक टग यानी एक एक कदम भरने में भी कठिनाई हो रही थी। और पेड़ पौधे बिल्कुल थे नहीं, तो हरियाली भी खाली खाली सा सूना सूना सा लग रहा था कि कोई पेड़ पौधे ही नहीं है। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती, कहीं पर भी एक हल्का सा फूल तक नहीं थे तो एकदम फूल दिख जाता तो ऐसा लगता था कि अरे हाँ, कुछ ठंडक मिल जाती थी, आंखों को अच्छा लगता था। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ़। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती थी तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। तो एक और तो ये जो ठंडी ठंडी हवा थी उस इलाके में, वो ऐसा लगता था कि हमारा जो बदन है उसके अंदर घुस गई है और इतनी ठंड लगती थी। और दूसरी तरफ यही हवा ताजगी भी देती थी कि एकदम फ्रेश फ्रेश देती थी, फ्रेश फ्रेश सा महसूस होता था। लेकिन दूसरी तरफ वो एकदम हमारे अंदर ठंडक भी भर देती थी। तो दोनों ही कंडीशन थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब क्यों दिक्कत होने लगी? क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ऐसे इलाकों में जितना हम ऊपर जाएंगे ना, उतना ही जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो अब हम ऑक्सीजन से ही तो सांस लेते हैं, तो इसलिए हमारा जो वहाँ सांस लेने की मात्रा है वो कम हो गई। पेड़ पौधे भी नहीं थे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक कुल्ली की नाक से खून बहने लगा। और ऐसा होता है कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो नाक में से खून आ जाना या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ऐसा ही एक कुल्ली के साथ होने लगा था। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया, यानी उसे सही किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। नसें भी फूलने लग जाती हैं और नाक में से खून वगैरह ऐसी कठिनाइयाँ होती ही हैं। जब हम ऊपर पहाड़ी इलाके पे चढ़ते जाते हैं, चढ़ाई करते जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किलें आती हैं। तो जवाहरलाल को खुद भी ऐसा लग रहा था कि नसों में तनाव लग रहा था और लेने में भी ऐसा लग रहा था दिमाग में खून चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। तो तभी जैसे वो पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे तो अचानक से एकदम प्लेन कोई चट्टान आ जाए, प्लेन चट्टान नहीं सॉरी मैदान आ जाए, एकदम बर्फीला एकदम प्लेन मैदान आ जाए तो कितनी खुशी होती होगी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक देवता का मुकुट है, वो कितना अच्छा लग रहा है। तो वो चले गए उधर। प्रकृति की कैसी मनोहर छाटी थी, आंखों और मन को तरोताज़ा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धंधुकले में ओइल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। तो सुबह के 4 बजे निकले थे और बस दिन के 12 बजने वाले थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। 16,000 फीट काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है, उधर एकदम ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा कम हो जाती है, तो बहुत ही ऊंचाई पर थे वो लोग। अमरनाथ से भी ऊपर, वो अमरनाथ से भी काफ़ी ऊपर पहुंच चुके थे, बट अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। लेकिन वो कहाँ गए थे? वो तो अमरनाथ की गुफा को देखने गए थे ना, जो कि पहाड़ के पीछे की तरफ थी अमरनाथ की गुफा। तो अमरनाथ की गुफा तो मिल ही नहीं रही थी उन्हें, पहाड़ तो लोगों ने पार कर लिया था। तो सोचा चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उधर होगी। इस पर भी जवाहरलाल की चलने में ना ढीलापन था ना बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। शाह लौट चलिए, वापस कैंप से पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कूली ने कहा। तो कूली कहते हैं कि चलो हम वापस चले जाते हैं, वरना तो दिन तो ढल ही जाएगा कैंप तक पहुंचते पहुंचते। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया।
वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। तो किशन ने बोला, अभी जो हमने मैदान पार भी नहीं किया है, इसके भी बहुत दूर है वो अमरनाथ। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। तो उन्होंने बोला, अरे छोड़ो ना, जितना भी हो, हम बस आधे मील का ही तो मैदान पार करना है। अब चढ़ाई तो हमने इतनी सारी पूरी कर ली है, अब वापस लौट कर चलेंगे तो क्या फ़ायदा। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। कितना दूर रास्ता था, अभी भी काफ़ी कुछ बचा था पार करने को। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। दूर से तो एकदम प्लेन दिख रहा था, ऐसा लग रहा था एकदम सिंपल सा है, लेकिन जब वो सच्चे में पहुंचे उधर, तो इतना ऊबड़ खाबड़ उधर का रास्ता था, यानी ऊंचा नीचा। ताज़ी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थीं, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन भी। अब देखो, खाइयां होंगी, गड्ढे होंगे और गड्ढे बर्फ से ढके होंगे, तो क्या होगा, हमें तो लगेगा कि बर्फ है, लेकिन अगर हम कदम रखेंगे ना उस जगह पर, तो हम नीचे गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसा कुछ उधर का रास्ता था। कंडीशन एकदम बुरी थी, फिसलन भी थी, गहरी खाइयां भी थीं। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर घसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा, सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए, वे खाई में गिर पड़े। साहब गिर गए, किशन चीखा। तो किशन ने बोला कि अरे अरे, साहब गिर गए। तो उनका जो भाई थे ना जवाहरलाल के, वो कहते हैं, जवाहर। भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। तो अब वो किससे बंधे थे? रस्सी से बंधे थे। रस्सी तो उन लोगों ने बांध ही रखी थी ना, तो अब रस्सी ऊपर की तरफ थी, जवाहरलाल नीचे हवा में लटक रहे थे। शुक्र है वो खाई में नहीं गिरे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे। वही उनका एकमात्र सहारा था, जिसकी वजह से वो हवा में ही थे, नहीं तो वो नीचे गिर जाते। जवाहरलाल, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुझे ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। तो जैसे ही मुंह ऊपर उठाया जवाहरलाल ने देखने के लिए, तो उन्हें भाई के और किशन के धुंधले धुंधले चेहरे नजर में आ रहे थे। तो फिर बोलते हैं, हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। तो रस्सी ऊपर थी, इसलिए वो लोग खींचने लगे। तो जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने बोला, भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं। वह चिल्लाए। यानी अभी तो वो हवा में थे, अगर वो पैर आके कर चट्टान पर पैर जमा लेंगे तो ऐसे चढ़ भी सकते हैं ना। वो रस्सी खींचते रहेंगे, वो अपने पैर ऊपर नीचे मतलब चढ़ते रहेंगे। तो ऐसा उन्होंने पूछा, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। तो अब उन्होंने पैर जमा लिए, यानी पैर रख लिए चट्टान पर। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। अब उन्हें लगा, चलो भाई पैर तो जम गए, अब हवा में तो नहीं लटक रहा मैं कम से कम। और इससे उनकी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ाने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता, तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थीं, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ाने में मदद कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सरक कर किस तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंच ही गए। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता ही ना चले। तो फिर इतनी, जैसे वो ऊपर पहुंच गए जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने देखा कि ऊपर से खाई इतनी ज़्यादा गहरी थी कि अगर कोई चला जाए ना तो उसका अता पता कुछ भी नहीं, वो तो गायब ही हो जाए। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। शाप चोट तो नहीं आई? एक कूली ने पूछा। गर्दन हिला कपड़े छाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। तो उन्होंने गर्दन हिला दी, मना कर दिया कि नहीं आई चोट, और उसके बाद कपड़े को छाड़कर वो दोबारा से चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका ज़रूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। फिर भी उनका अंदर जोश था कि नहीं, जाना है तो जाना ही है।
वह अभी भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, यानी ऐसी खाइयाँ तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा गहरी थीं। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी नहीं था। अब उनके पास सामान भी नहीं था जिससे वो खाइयाँ पार कर सकें, एकदम खाली हाथ वो निकले थे, सिर्फ एक रस्सी थी उनके पास। तो निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा नहीं हो सकता, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। तो अब जवाहरलाल को निराश होकर वापस जाना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ सामान भी नहीं थे, प्लस इतना ज़्यादा ही अभी बहुत ही आगे था। वैसे जवाहरलाल चाहते थे कि वो आगे बढ़ते जाएं, लेकिन क्या था, उनके पास सामान नहीं था, यही मेन प्रॉब्लम थी। अब आगे बढ़ भी नहीं सकते थे, सारे लोग मना भी कर रहे थे कि चलो वापस चलते हैं। तो इस वजह से उन्हें निराश होकर अमरनाथ का सफ़र वहीं अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का उनका सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन जो हिमालय की ऊंचाइयां थीं वो हमेशा जवाहरलाल को अट्रैक्ट करती रहीं, आकर्षित करती रहीं। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और इसके जो राइटर हैं वो है सुरेखा पर्णदिकर। तो कैसा लगा आप चैप्टर बता सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि ये जवाहरलाल जब निकले थे कश्मीर की तरफ चढ़ाई करने, तो ये उसी के बारे में पूरा चैप्टर था। तो कश्मीर का है, जहाँ पर ये निकले थे ना, वो सबसे टॉप में, आप भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे टॉप में कश्मीर आपको दिखेगा। उस जगह वो लोग गए थे चढ़ाई करने, क्योंकि आपको पता ही है कश्मीर सबसे ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा इलाका होता है, फिर भी उन्होंने इतना सब किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की बात थी। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।